आयला वॉशरूम से चेंज करके बाहर निकली तो राहित बेड पर नीम दराज आंखें मूंदे हुए था। आयला समझी कि वो सो गया। जब भी कोई आवाज किए बगैर खुद भी सोने के लिए धीरे से अपनी जगह पर आई, मगर इससे पहले कि वो लेटती, पीछे से राहित ने उसका हाथ पकड़ते उसे अपनी जानिब खींचा, जिससे सीधी वो राहित पर जा गिरी थी। ये क्या कर रहे हैं, हमें सोना है। उसकी आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समंदर देखकर आयला सुरमई आंखों पर पलकें गिराते बोली, और उसकी ये हरकत राहित को और बेखुद कर गई। वो मदहोश होते फौरन उसकी तरफ झुका था। हमें सोना है, हम थक चुके हैं, वो मुंह बनाए खफगी से उसे देखकर बोली तो राहित ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखते अंगूठे से गाल सहलाए। यार तुम रोज ही सोती हो, आज जरा जाग लो मेरे लिए। राहित ने जैसे शिकवा करते छेड़ा तो आयला का मुंह खुला। हाँ, हम कहाँ सोते हैं रोज, आप हमें सोने ही कब देते हैं। अपने ऊपर लगे झूठे इल्ज़ाम पर वो घूर कर बोली तो राहित ने बड़ी मुश्किल से अपना कह कहा जब्त किया। जी नहीं, तुम सोती हो तभी आज मैं पीछे रह गया हूँ। वो भी उसी के मसनूई घूरी दिखाते हुए बोला तो आयला ने आंखें छोटी की। क्या मतलब, उसने नासमझी से पूछा। उसे वाकई राहित की बात का मतलब समझ नहीं आया था। मतलब ये कि मैं बड़ा हूँ और मेरी शादी भी जुजलान से पहले हुई, मगर फिर भी वो बाप के ओहदे पर फाइज होने जा रहा है, जबकि सबसे पहले ये ओहदा मुझे मिलना चाहिए था। वो कहते हुए आयला को कुछ खफा खफा सा लगा, मगर राहित के अंदर का हाल कौन जाने जो उसे तंग करके मुस्कुरा रहा था। ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, इसमें हम भला क्या कर सकते हैं। वो नरमी से उसके गाल पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर बोली, हम मेहनत तो कर सकते हैं ना, इसलिए अब मैं तुम्हारी आवाज़ ना सुनूं। राहित थोड़ा सा सख्ती से कहते हुए बोला, मगर उसी वक्त फ़ोन की बेल पर एकदम होश में आया। इतनी रात को किसका फ़ोन आ गया। वो कुछ बदमज़ा होते हुए पीछे हुआ, हाथ बढ़ाकर साइड कॉर्नर से फ़ोन उठाया, जिस पर आयला मुस्कुराहट रोकती नज़रें झुकाए उसकी शर्ट पर उंगली फेरने लगी। हेलो। अननोन नंबर से कॉल देखते उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। राहित खान बात कर रहे हैं, जुजलान खान के भाई, दूसरी तरफ से पूछा गया। जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मगर आप कौन हैं। वो एक नज़र अपने साथ लगी आयला पर डालते तफ्तीश से पूछने लगा। मैं डॉक्टर उस्मान बात कर रहा हूँ। जुजलान साहब का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो इंतहाई तफ्तीशनाक हालत में इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाए। दूसरी तरफ से इत्तला दी गई, जिस पर राहित एकदम सीधा हुआ तो आयला भी परेशान होकर सीधी हो बैठी। किस अस्पताल में है वो, राहित ने बेचैनी से पूछा तो अस्पताल सुनते ही आयला भी परेशान हुई। ठीक है, हम आते हैं। दूसरी तरफ से अस्पताल का नाम सुनते राहित कॉल काटते उजलत में उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना। उसके चेहरे की परेशानी देख आयला का दिल बुरी तरह घबराया था। कुछ खैरियत नहीं, जुजलान का एक्सीडेंट हो गया, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है और मुझे अभी जाना होगा। राहित जल्दी से वॉलेट, फ़ोन और गाड़ी की चाबियां उठाते चप्पल पहनने लगा। या अल्लाह खैर, हम भी आपके साथ चलते हैं। आयला जल्दी से उठ खड़ी हुई। नहीं, तुम घर पर ही रहो, इस वक्त सब सो रहे हैं तो मैं किसी को बता कर नहीं जा रहा। सुबह जब सब उठे तो तुम बता देना, और जब भी हेमल और मामा को लेकर अस्पताल आ जाना। बाकी वहाँ की खबर मैं तुम्हें देता रहूँगा। राहित चप्पल पहनकर उसकी जानिब आया। दुआ करना मेरे भाई के लिए, वो नरमी से कहता उसके माथे पर लब रखता कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद आयला फौरन वॉशरूम की जानिब बढ़ गई वज़ू करने के लिए। सूरज निकल चुका था। उसकी अभी कुछ देर पहले ही राहित से बात हुई थी, जिसके बाद वो जुजलान की सीरियस कंडीशन का सुनकर और परेशान हो गई थी। अब आयला से और कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो कमरे से नूर बेगम और एमल को बताने की गर्ज से बाहर निकलती सीधी नीचे आई तो उसे ड्राइंग रूम से आवाज़ें आ रही थी। वो सीधा वहीं आ गई। नूर बेगम को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो 8 बजे उठ चुकी थी और अब टेबल के सामने खड़ी अपने लिए नाश्ते के बर्तन उठा रही थी। वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई, उसके पीछे ही एमल सर पकड़े अंदर दाखिल हुई। बड़ी मामा, सर में बहुत दर्द हो रहा है और भूख भी लगी है, प्लीज़ कुछ खाने को बनवा दें। एमल ने ढाल सी कुर्सी पर बैठी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही बेटा, जुजलान को उठाओ, डॉक्टर के पास चलते हैं। नूर बेगम फिक्रमंदी से बोली। नहीं बड़ी मामा, इतनी भी तबीयत खराब नहीं, बस भूख लग रही है, इसकी ऐसी हालत हो रही है। अभी कुछ खा लूंगी तो देखिएगा एकदम ठीक हो जाऊंगी। एमल मुस्कुराकर बोली, जबकि आयला वहीं परेशान खड़ी सोच रही थी कि वो जुजलान का सबको बताए या नहीं, मगर बताना तो था ही। सुबह हो गई थी और जुजलान रात से अस्पताल में था, और अब तो राहित ने भी कह दिया था कि एमल और मामा को लेकर अस्पताल आ जाओ, कुछ भी हो सकता है। आयला बेटा, ऐसे क्यों खड़ी हो, बैठ जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनवाती हूँ। और हाँ, दोनों अपने शोहरों को उठा दो और कहो बहन के घर नाश्ता लेकर जाना है। नूर बेगम मुस्कुरा कर बोली तो आयला ने लब दबाए उन्हें देखा, जबकि एमल ने हकारत से सर झटका। मामा, जुजलान घर पर नहीं है, एमल ने बेजारियत से कहा तो नूर बेगम चौंकी। क्या मतलब, वो रात से घर नहीं आया क्या। नूर बेगम को जैसे अफसोस हुआ था। वो तो सोच रही थी कि जुजलान शायद बदल गया, लेकिन शायद वो गलत थी। ये कौन सा पहली बार हुआ है, अब भी गुजारी होगी किसी महबूबा की बाहों में रात।
पहली बात ज़ोर से कहते वो आखिर में धीरे से बुड़बुड़ाई, मगर उसकी बुड़बुड़ाहट आयला ने सुन ली थी और अब और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी वो लोग जुज़लान को गलत समझ रहे थे। एमल समझ रही थी कि वो रात भर से किसी लड़की के साथ है, मगर हकीकत तो ये थी कि वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। उसके अगले पल का कुछ पता ही नहीं था कि क्या से क्या हो जाए, मगर एमल यहाँ बैठकर कुछ और ही सोच रही थी। ये इंसान की फितरत होती है कि वो अपने पास से बातें अखज़ कर लेता है, लेकिन असल मसला क्या है, असल परेशानी क्या है, ये तो वही जानता है ना जिस पर गुजर रही होती है। लोगों का काम बोलना होता है और वो बोलते भी रहते हैं, बगैर किसी की तकलीफ जाने बातें बनाना बहुत आसान होता है, जैसे अभी एमल कर रही थी। बगैर जुज़लान की हालत के बारे में जाने उसे उस वक्त भी गलत ही समझ रही थी, जब उसे हमदर्दी और दुआ के साथ अपनों की ज़रूरत थी। एमल की बुड़बुड़ाहट सुनकर आयला से और न रहा गया तो वो बोल उठी, एमल, रात से जुज़लान भाई किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि अस्पताल में है। आयला संजीदगी से बोली तो एक पल के लिए वो हैरान हुई। क्या मतलब बेटा? नूर बेगम के दिल को कुछ हुआ, उनके चेहरे पर परेशानी साफ वाज़ेह हो रही थी। जुज़लान भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो इस वक्त बहुत क्रिटिकल हालत में है, राइद अस्पताल में ही है और हमें भी वहाँ बुलाया है। आयला दुख से बोली तो एमल एकदम साकित रह गई, जबकि नूर बेगम सर थामती लड़खड़ा गई। मम्मा संभालें खुद को। आयला ने फौरन उन्हें सहारा देते कुर्सी पर बिठाया। मेरा बच्चा रात से तकलीफ में है और मुझे खबर ही नहीं हुई, कैसी माँ हूँ मैं। वो रोते हुए सर थाम गई। हौसला करें मामा और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जुज़लान भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे अभी अस्पताल जाना है। नूर बेगम फौरन उठ खड़ी हुई तो आयला ने उनका हाथ थामा, जबकि एमल अब बेतासुर निगाहों से नूर बेगम को देख रही थी। जी हम चलते हैं, मगर नहीं बेटा, अब कुछ नहीं कहो, बस मुझे जुज़लान के पास ले चलो। उसकी बात काटते उन्होंने ज़िद्दी अंदाज में कहा तो आयला को उनकी बात मानना पड़ी। जी चलते हैं। एमल, तुम मामा को अंदर लेकर जाओ और चलने की तैयारी करो, हम जब तक कुछ खाने को बनवाते हैं। तुमने भी कुछ नहीं खाया और इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं। जाओ मामा को ले जाओ। आयला ने धीरे से कहा तो एमल स्पार्ट अंदाज में सर हिलाती नूर बेगम को लिए डाइनिंग रूम से निकल गई, जबकि आयला जल्दी से किचन की जानिब बढ़ी। राइद और तुराब खान आईसीयू के बाहर लगे बेंच पर बैठे थे। जब राइद की नज़र आयला बेगम और नूर बेगम और एमल पर पड़ी तो वो उठ खड़ा हुआ। राइद, मेरा बच्चा कैसा है? नूर बेगम सीधा राइद के पास आई। अंदर है। राइद से कुछ कहा ही नहीं गया। वो ठीक तो है ना? नूर बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। दुआ करें मामा, वो बस इतना कहता आंसू बहाती अपनी माँ को अपने साथ लगा गया। जुज़लान भाई की तबीयत कैसी है? आयला ने आगे बढ़ते पूछा, जबकि एमल वहीं रखी बेंच पर स्पाट चेहरे के साथ बैठ गई। राइद ने धीरे से नूर बेगम को तुराब खान के साथ बिठाया, जिनकी हालत भी नूर बेगम से कम नहीं थी। राइद ने सुबह होते ही तुराब खान के खास आदमी को फ़ोन करके जुज़लान की हालत की इत्तला दे दी थी, जिसके बाद ठीक 1 घंटे बाद तुराब खान बेचैनी से अस्पताल आ पहुंचे थे और अब मुसलसल जुज़लान के लिए दुआ गो थे। उन्हें अपना बेटा बहुत अजीज़ था। वो अपने बेटे को यूं तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे, मगर वो नहीं जानते थे कि अभी जो बात उन्हें पता चलेगी वो उन्हें मज़ीद दुखी कर देगी। नूर बेगम को बिठाने के बाद राइद आयला को लिए एक तरफ आया। उसकी हालत ठीक नहीं है, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर ने अभी कुछ ज़्यादा तफसील से नहीं बताया, मगर उनका कहना है कि अब कोई मोजज़ा ही हो सकता है, वरना इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। राइद दुख से नम लहजे में बोला तो आयला की आंखें छलक उठीं। मज़ीद 1 घंटा गुजरा तो 2 डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए तो सबसे पहले तुराब खान उनकी तरफ लपके। मेरा बेटा ठीक है ना? उन्होंने बेचैनी से इस्तफसार किया तो डॉक्टर ने दुख से उन्हें देखा। देखें तुराब साहब, हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह उनका एक्सीडेंट हुआ है उसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं और यही हालत मिस्टर जुज़लान की भी है। डॉक्टर की बात सुनते सबके दिल बंद होने को आए, मगर एमल का चेहरा अभी भी बेतासुर था, जैसे उसे ये सुनकर कोई दुख ही नहीं हुआ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनके जिस्म में कई जगह कांच भी घाव लगा गया और बाकी पाँव थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। उनकी गाड़ी बल खाते उल्टी गिरी थी और तकरीबन गाड़ी का दायां हिस्सा दब गया था, जिसके नीचे मिस्टर जुज़लान भी बुरी तरह दब चुके थे, जिस वजह से उनके जिस्म का आधा हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ है और मफलूज भी हो गया है। दायां हाथ और पाँव उनका काम करने से कासिर है। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बोले, मगर वहाँ खड़े लोग जलजलों की जद में आ चुके थे। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तो राब खान बेयकीनी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता था कि उनका बेटा एक हाथ और पाँव से माजूर हो जाए? कोई तो इलाज होगा ना इसका, मैं अपने बेटे को बाहर ले जाऊंगा, वहाँ तो इलाज होगा ना इसका कोई। राइद सुन होते दिमाग से बोला। सबकी हालत ही गैर हो रही थी, लेकिन एक एमल ही थी जो वैसी की वैसी थी। आप चाहे उन्हें बाहर लेकर जाएं या किसी भी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाएं, मगर सब लोग यही कहेंगे, डॉक्टर ने समझाया।
तो फिर अब तो राब खान ने तड़प कर पूछा, देखें अभी तो वो होश में भी नहीं आए हैं, सबसे पहले तो आप उनके होश में आने की दुआ करें। अगर वो होश में आ गए तो बाकी चीज़ों का इलाज भी हो ही जाएगा। उनका आधा जिस्म मफलूज हो गया है, मगर उसका भी इलाज मौजूद है, लेकिन इनको फ़ायदा होने में कितना टाइम लगेगा ये हम नहीं बता सकते। वो कभी भी ठीक हो सकते हैं, 1 माह, 2 माह, 1 साल, 10 साल, या फिर ज़िंदगी भर ऐसे ही रहें, कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर अभी ज़रूरी है उनका जान को बचा लेना, जिसको बचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग दुआ करें। तो राब खान के कंधे पर हाथ रखता डॉक्टर आगे बढ़ गया। मेरा बच्चा। नूर बेगम दुख से रो दी, जिन्हें आयला ने संभाला। तो राब खान तो ढह से गए थे अपने जवान बेटे के दुख पर, और राइद उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उन सब में एमल ही थी जिसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। एमल ने आगे बढ़ते दरवाजे में लगे शीशे में से अंदर झांका था, जहां मशीनों की और पट्टियों में जकड़ा जुजलान का वजूद बहुत ही बीमार और कमज़ोर लग रहा था। उसे एक पल के लिए दुख हुआ, तरस आया, मगर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने महविश का बेजान मुरझाया हुआ चेहरा लहरा गया। उसकी आंखों के सामने वो मंजर लहरा गया जब उसके बाबा भी ऐसे ही अस्पताल के बिस्तर पर पड़े। उसकी आंखों के सामने सिर्फ जुजलान खान की वजह से दम तोड़ गए थे, और ये मंजर नज़र आते ही सारी हमदर्दी, सारा तरस भाप की तरह उड़ गया। उसे नूर बेगम और बाकी सब की हालत देखकर दुख हो रहा था, मगर उसे जुजलान के वजूद से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मामा। नवाल माँ को पुकारती उनकी तरफ ही आई थी और उनके गले लगी थी। आज नवाल का वलीमा था, इसलिए थोड़ी देर पहले ही राइद ने उन्हें जुजलान की हालत की इत्तला दी थी, ताकि वो वलीमा कैंसिल कर दें। नवाल को जैसे ही जुजलान की हालत का पता चला, वो फ़ौरन ही हसाम के साथ हॉस्पिटल आ गई, मगर उसे वहाँ देखकर तो राब खान का दिमाग घूम गया था। ये यहाँ क्यों आई है? इसी की मनहूसियत की वजह से आज मेरा बेटा इस हालत में है। जो भी इससे करीब होता है उसे सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। तो राब खान आपे से बाहर होते धाड़े तो राइद और हसाम के माथे पर बल पड़े। मैंने जुजलान को कहा भी था कि इस मनहूस से दूर रहे, मगर नहीं, ज्यादा ही बहन की मोहब्बत का भूत सवार हो गया था उस पर। अब देखो भुगत रहा है। तो राब खान नखुवत से बोले तो नवाल चेहरा झुकाए आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। बस अंकल, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने का। हसाम फौरन उनके सामने आता, अदब के दायरे में रहकर मगर सख्त लहजे में बोला। नवाल के लिए हसाम का आवाज़ उठाना, उसकी ढाल बनना वहाँ सबको अच्छा लगा था। मैं दुश्मनों के मुंह लगना पसंद नहीं करता। तो राब खान एक एक लफ्ज़ पर जोर देते जबड़े भींच गए। मैं आपका दुश्मन हूँ तो ये मेरी बीवी है, यानी आपके दुश्मन की बीवी। तो बेहतर है कि आगे से इसे भी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं हर लिहाज बालाए ताक रख दूंगा। हसाम ने संजीदगी से वार्न किया, जिस पर वो सर झटक कर रह गए। हसाम एक नज़र आंसू बहाती नवाल को देखते हुए लब भींच कर राइद के पास आया और जुजलान की कंडीशन का पूछने लगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से अब रात होने को आई थी, मगर जुजलान के होश में आने की कोई खबर नहीं थी। डॉक्टर कह चुके थे कि अगर वो होश में आ जाता है तो ठीक, लेकिन अगर उसे होश ना आया तो वो कोमे में भी जा सकता है। ये सारी खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चारों तरफ फैल गई थीं कि जागीरदार जुजलान खान एक्सीडेंट में बुरी कंडीशन में है। बहुत से लोग ये खबर सुनकर अफसोस का इजहार भी कर रहे थे, जबकि मुखालिफ पार्टी उसको जुजलान की प्लानिंग बता रही थी कि उसने खुद को लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद ही अपना एक्सीडेंट करवाया।